स्वागत है एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस एकेडमी में। साथियों, एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए मध्य प्रदेश की जनजातियों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों का सामान्य परिचय, जनजातियों से संबंधित उनका भौगोलिक विस्तार, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ जिनमें भील, गौड़, कोल और बैगा भारिया शहरीय जनजातियों को हमने देख लिया था। और जो हमारी अंतिम बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति, उसको आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आप एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति की। मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति, ठीक है, ये चित्र दिख रहा होगा आपको। ये कोरकू जनजाति की महिलाएं हैं, है ना। इनका जो परिधान है, जो पोशाक पहने हुए हैं ये। आज हमको बात करना है मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति की। तो किन किन बिंदुओं को हमको देखना है, तो आइए एक बार एक मोटी मोटी नज़र से देख लेते हैं। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में परिचय में हमको जानना है कि कोरकू जो है, जो कोरकू शब्द है उसका मतलब क्या है, इनकी जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें को जानेंगे हम यहाँ पर। कितना प्रतिशत है कुल जनजाति जनसंख्या का, तो परिचय में जानेंगे। अगला जो बिंदु है भौगोलिक विस्तार, तो भौगोलिक विस्तार में जानेंगे कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हमारी कोरकू जनजाति निवास करती है, ठीक है। इनकी कौन कौन सी उपजातियां हैं, ठीक है। यहाँ से लगातार प्रश्न बनते आए हैं, तो ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। उपजातियां हैं, भौगोलिक विस्तार है, ठीक है। इनका सामाजिक संगठन, तो सामाजिक संगठन में देखेंगे हम। हेलो। कोरकू जनजाति का मुखिया कौन है, इनकी सहायता के लिए कौन कौन से व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, और इनकी पंचायत को क्या कहा जाता है, इस तरह की चीज़ें हमको सामाजिक संगठन में देखना है। अगला जो बिंदु दिया है, इनके गांव, ठीक है। इनके गांव को कुछ कहा जाता होगा, जैसे हमने भील जनजाति में पढ़ा था, कू नाम सुना था, फाल्या नाम सुना था, पाल नाम सुना था। किसी जनजाति में हमने पूर्वा नाम सुना, घरों को पूर्वा कहा जाता है गाँव को। बैगा जनजाति में, किसी जनजाति में ढाना शब्द का उपयोग किया है, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। और खान पान देखेंगे, हर जनजाति का एक विशिष्ट खान पान होता है। हमको एक शब्द मिला था पेज, बासी, ब्यारी, ठेठरा, इस तरह की शब्दावली मिली थी जानने को, ठीक है। तो यहीं पे कोरकू जनजाति में अगर कुछ खान पान से संबंधित कुछ बातें हैं तो उसको हम जानेंगे। अगला है इसकी सामाजिक परंपराएं। तो सामाजिक परंपराओं में मुख्यतः हम देखते हैं जो इस जनजाति के विवाह संस्कार हैं, ठीक है। तो विवाह से जुड़ी हुए कुछ परंपराएं हैं, ठीक है। शिशु जन्म से संबंधित कुछ अगर परंपरा है शिशु के जन्म से, तो उसको यहाँ पर हम जानेंगे। और साथ ही कोई मृत्यु संस्कार वगैरह है ना, तो उसको भी हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मृत्यु संस्कार वैसे अलग से दे दिया है ना, तो इसी में सामाजिक परंपराओं में ही मृत्यु संस्कार भी समाहित हो जाएगा। अगला है इनकी सांस्कृतिक परंपराएं। तो सांस्कृतिक परंपराओं में हम जानेंगे इनके द्वारा कोई नृत्य वगैरह अगर किए जाते हैं, ठीक है। नाम सुना होगा आपने चटकोरा का, ढांढल का, ठीक है। और ठीक है, इस तरह के डांस हैं वो आएंगे आपको देखने को। इसके अलावा जो नेवाड़ क्षेत्र के जो डांस होते हैं, है ना, तो वो भी यहाँ पे आड़ा खड़ा है ना, डंडा नाच, उस तरह के नृत्य वगैरह, ठीक है। कोरकू जनजाति की जो सांस्कृतिक पक्ष है उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और अगर इनके कोई गीत वगैरह हैं तो उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा, ठीक है। पर्व और उत्सव में आ जाएंगे, इनके द्वारा कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे देखेंगे, गनगौर वगैरह है ना, और जिरौती वगैरह है, उस तरह के पर्व आएंगे। और धार्मिक जीवन में हम देखेंगे कि इनके प्रमुख देवता कौन है, किन किन देवताओं की ये उपासना करते हैं, ठीक है। आखिरी जो चीज़ें बचेंगी वो है भाषा और बोली। कोरकू जनजाति के द्वारा कौन कौन सी बोलियां हैं जो बोली जाती हैं, है ना। आर्थिक जीवन में हम जानने का प्रयास करेंगे, इनका जो आजीविका है ना, उसका मुख्य साधन क्या है। कृषि पर आधारित है कि कोई व्यवसाय वगैरह करते हैं ये, कोई शिल्प वगैरह करते हैं, है ना। इनके द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उस तरह की चीज़ों को यहाँ पर, ठीक है, जानने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति की, ठीक है। तो जो कोरकू है, ठीक है, इसमें सामान्य परिचय में कुछ बातें हैं, जैसे ये किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के जो हमारा जो दक्षिणी क्षेत्र है ना। एक बार यहाँ पर हमने जब हमने पिछली जनजातियों में हम एक तुलनात्मक अध्ययन देख रहे थे, तो यहीं पे एक बार देख लेंगे, है ना। जो कोरकू जनजाति है कहाँ निवास करने वाली जनजाति है, ये देखिए, ठीक है। इसमें हमने बताया था
कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की बड़ी जनजाति कौन है, उत्तरी मध्य प्रदेश की बड़ी जनजाति कौन है, पूर्वी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है और दक्षिणी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो वो है हमारी कोरकू जनजाति। ठीक है, देखिए। और बात करें अगर मैप के आधार पर, यहाँ पे अगर आपको देखना हो कि हमारी जो कोरकू जनजाति है वह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है, तो आप देखेंगे जो मुख्यतः हमारा नर्मदापुरम संभाग है, नर्मदापुरम, बैतूल है और हरदा, है ना, ये जो मुख्य संभाग है। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ मिल जाएंगे छिंदवाड़ा में, ठीक है, बुरहानपुर और खरगोन वगैरह वाले क्षेत्र में भी मिल जाएगा। तो ये जो आपको बेल्ट दिखाई दे रहा है पूरा, है ना, ये कोरकू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है ना। तो या तो आप दक्षिणी मध्य प्रदेश बोल दो, है ना, या मध्य सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, महादेव पर्वत वाला क्षेत्र है ना। इसके अलावा जो महाराष्ट्र वगैरह वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो एमपी में अगर हम बात करें तो जो हमारा नर्मदापुरम संभाग है, जिसमें नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, ठीक है, इसके अलावा जो पूर्वी निमाड़ है हमारा, खंडवा है ना, और बुरहानपुर वगैरह है। इसके अलावा जो छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है इसमें भी कुछ कुछ हद तक यहाँ पर आपको कोरकू जनजाति देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पर पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, है ना, दिख गई होंगी थोड़ी सी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या हम देख रहे थे, है ना। तो भौगोलिक विस्तार में अगर हम जानने का प्रयास करें तो आपने देख लिया जो नर्मदापुरम संभाग है हमारा, है ना। ठीक है, पहला जो बिंदु है जैसे नर्मदापुरम है ना, भौगोलिक विस्तार में आपने क्या देखा कि जो हमारा नर्मदापुरम संभाग है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिल चुकी है ये, है ना। और उससे लगे हुए जो जिले वगैरह हैं वहाँ पे, ठीक है, मिलने वाली प्रमुख जनजाति है। ठीक है, बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की, है ना, तो परिचय में आपको ये शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, तो होता है मानवों का समूह, है ना। कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मानवों का समूह होता है ना। बात करें इसकी प्रजाति की, है ना, तो ये प्रोटोऑस्ट्रेलाइट परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाली, है ना, प्रजाति है। और ठीक है, कोलेरियन और मुंडा जनजाति की शाखा के रूप में भी इसको देखा जाता है। ठीक है, तो प्रोटोऑस्ट्रेलाइट भी आप याद रखिएगा, है ना, और कोलेरियन और मुंडा परिवार से भी क्या है ये, ठीक है, इसका संबंध है। तो दो फैक्ट यहाँ पे याद रखिए आप। ठीक है, परिचय में पहली बात आप जानेंगे कि यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। तो पहला जो बिंदु है ना, जो हमारा दक्षिणी मध्य प्रदेश है ना, दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी कौन सा क्षेत्र, जो हमारा सतपुड़ा का क्षेत्र है ना, सतपुड़ा का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे मिलने वाली क्या है, जनजाति है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है मानवों का समूह, है ना। तो याद रखिए आप, कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, मानवों का समूह है ना। बात करें इसकी प्रजाति की, तो ये जो प्रोटोस्टिलाइट प्रजाति है उससे संबंध रखती है ना। और यह कोलेरियन मुंडा परिवार की एक शाखा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, बात करें इसकी जनसंख्या की, तो लगभग 7 लाख इनकी क्या है, जनसंख्या है ना। परिचय में ही ये बिंदु है ना। इनकी जनसंख्या कितनी है, तो मोटे मोटी याद रख लीजिए आप। ठीक है, 7 लाख क्या है इनकी जनसंख्या है, 7 लाख। ठीक है, अभी आगे हो सकता है दिया हो ये बिंदु, ठीक है, देखते हैं, चलिए। ठीक है, ये क्षेत्र दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे भी जान सकते हैं, है ना। तो नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, है ना, ये मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे मिलने वाली है ये। ठीक है, अब ये मैप में थोड़ा सा वो चीज़ें हो गई हैं, फैल गई हैं, है ना। यहाँ देखा जाए तो इस वाले क्षेत्र में मिलने वाली प्रमुख जनजाति है। ठीक है, दक्षिणी मध्य प्रदेश में मुख्यतः ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिलने वाली जनजाति है। ठीक है, सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्र में, और देखा जाए सतपुड़ा में भी कौन सा क्षेत्र, जो मध्य सतपुड़ा है, ठीक है, मध्य वाला जो क्षेत्र है हमारा, मध्य सतपुड़ा। ठीक है, जो महादेव पर्वत वाला क्षेत्र है, महादेव का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, वहां पे मिलने वाली मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, इसका मूल निवास स्थान क्या है, तो मूल निवास को हमने कई बार आपको बताया है, हमने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर भी इसको याद किया है। बैतूल का जो भंवरगढ़ है या शावलीगढ़ है ना, उसको जो है कोरकू जनजाति के मूल निवास स्थान के रूप में देखा जाता है। ठीक है, एक बार यहाँ पे फिर से जानने का प्रयास करेंगे जितनी भी हमारी जनजातियाँ हैं, ठीक है, उनके मूल निवास स्थान को एक बार यहाँ पे पुनः देखेंगे हम। ठीक है, हमने पीछे देखा था पिछली कक्षाओं में, भील जनजाति का जो मूल निवास स्थान है वह राजस्थान का ढोल का कुशलगढ़ है ना, भारिया का है छत्तीसगढ़, शहरिया का सहवाजगढ़ के जंगल राजस्थान कोटा, भारिया जनजाति का क्या है तो महोबा या बांधवगढ़ है। ठीक है, कोरकू जनजाति का भंवरगढ़ या शावलीगढ़ है, याद रखिए आप, भंवरगढ़ या
शावलीगढ़। ये कहाँ पे है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल में है। ठीक है। और जो हमारी कोल जनजाति है उसका है कुराली गांव, ठीक है, रीवा। ठीक है, रीवा के कुराली गांव को इनका मूल स्थान माना जाता है, मूल निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनकी जनसंख्या कुल कितनी है? तो 7,30,000 के लगभग है। तो आप, ठीक है, 7,30,000 याद रख लो, या मोटा मोटा आप 7 लाख भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 7 लाख क्या है इनकी जनसंख्या है। जो कुल जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो वो है आपकी 4.7%, है ना। तो 4.7% है जो कुल जनजाति जनसंख्या का कितना है? 4.7% है। और कितना है ये? तो जो हमारी जनजाति है ना मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति, जिनकी कुल जनसंख्या है 1,53,00,000, है ना, उसमें से 7 लाख लोग कौन है? तो वो कोरकू जनजाति से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो 7 लाख याद रख लीजिए, और ये वाला फैक्ट भी याद रख लीजिए। ठीक है, यहाँ भी हमने जानने का प्रयास किया था कि जितनी भी हमारी जनजातियाँ हैं, देखिए, है ना, तो इसमें हमने जाना था कि मध्य प्रदेश की जो ठीक है सबसे बड़ी जनजातियां हैं, उनमें सबसे जो बड़ी जनजाति है वो है हमारी भील जनजाति, जो कुल जनजाति जनसंख्या का लगभग 33% है ना। गौड़ जनजाति कितना है? तो कुल जनजाति जनसंख्या का 33% है। कोल की बात करें तो 7.6%, या मोटा मोटा हमने बोला था आपसे 8% याद रखिए। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कोरकू जनजाति की। तो कोरकू जनजाति 4.7%, या मोटा मोटा आप 4% या 5% भी याद रख सकते हैं, है ना। तो 8 का आधा हमने सीधा सीधा याद रख लिया था, इसलिए इसको 4 किया था, है ना। वैसे 4.7 है, तो आप 5% भी याद रख सकते हैं, है ना। या तो 5 याद रख लो या इसका आधा याद रख लो, है ना। सहरिया हमने पीछे पढ़ा है 4%, और बैगा लगभग 2% के आसपास। ठीक है, तो ये सभी जनजातियों का एक तुलनात्मक अध्ययन दिया हुआ है ना। उसी को यहाँ पे चार्ट के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया है ना। लगभग 37% है। ये कितना है? 37%। ठीक है, ये है 33%, है ना। ये कितना है? तो 8% है, और उस तरह की चीज़ें और यहाँ पर, ठीक है, दे दी गई हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, बात करें इनकी उत्पत्ति की, तो ये अब जो है अपनी उत्पत्ति, ठीक है, रावण से बताते हैं, है ना। ये अपने आप को स्वयं को क्या बोलते हैं? हम रावण के वंशज हैं। ठीक है, तो ये इनको भी हमने पीछे जानने का प्रयास किया था। अलग अलग जनजातियाँ अलग अलग व्यक्तियों से अपनी क्या बताती हैं? उत्पत्ति बताती हैं। देखिए, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, सभी जनजातियाँ अलग अलग जो व्यक्तित्व रहे हैं, है ना, या शक्तियाँ रही हैं, उनसे अपनी उत्पत्ति बताती हैं। जैसे मध्य प्रदेश की भील जनजाति, ठीक है, भगवान महादेव से अपनी उत्पत्ति बताती है। कोरकू जनजाति हमने अब भी जाना है, ठीक है, रावण से अपनी उत्पत्ति बताती है, रावण के अपने आप को वंशज बताती है। भिलाला जनजाति महाराणा प्रताप से अपनी उत्पत्ति बताती है। ठीक है, कोल जनजाति माता शबरी से अपनी उत्पत्ति बताती है। गौड़ लिंगादेव कोया पुनेम, ये कौन है? तो ये महादेव का ही एक अवतार है, इनसे अपनी उत्पत्ति बताती है। भारिया जनजाति तो राजा कर्णदेव से अपनी उत्पत्ति बताती है। ठीक है, बैगा जनजाति नागा बैगा से, और कवर जनजाति कौरव या दुर्योधन से अपनी उत्पत्ति बताती है। ठीक है, तो इनको भी हमने कई बार, जितनी जितनी बार हमने जनजातियों को पढ़ा है, ठीक है, इनको तुलनात्मक रूप से याद करने का प्रयास किया है। ठीक है, और जितनी बार आप अपनी आंखों के सामने से इनको निकालेंगे, चीज़ें तभी आपको याद रहने वाली हैं। ठीक है, कुछ विद्वान बताते हैं कि ये अपनी जो उत्पत्ति है वो राजपूतों से भी अपनी उत्पत्ति बताते हैं। ठीक है, तो कोई शक्ति या आपको रामायण काल से इनका संबंध बताना हो तो रावण से, है ना। और कहीं कहीं पे बताया गया है कि राजपूतों से भी ये क्या है? कोरकू जनजाति अपनी उत्पत्ति बताते हैं। ठीक है, इनके अनुसार क्या है? जो महादेव हैं, महादेव ने दो व्यक्तियों को बनाया था, है ना। एक मेल थे जिनका नाम था मूला, और एक थी फीमेल जिनका नाम था मुलई, है ना। तो मूला, ठीक है, मूला कौन है? पुरुष हैं, ठीक है, मेल है। और मुलई, ठीक है, ये कौन है? फीमेल है। तो इनसे ही जो है, ठीक है, आगे चलकर, ठीक है, जितने भी लोग बने हैं, ठीक है, आए हैं, वो इन्हीं की संतानें हैं, है ना, कोरकू। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बताते हैं ये अपने इनका जो जो किंवदंतियाँ हैं, इनकी जो कहानियाँ हैं, उनके अनुसार कि महादेव कौन है? तो महादेव सृष्टि के निर्माता हैं, जिनने दो लोगों को बनाया था, मूला और मुलई को, है ना। जिन्हीं से क्या है आगे चलकर जो विभिन्न संतानें उत्पन्न हुई, है ना, और इस धरती पर लोग आए, है ना। तो इस तरह की कहानियाँ इनमें, ठीक है, प्रचलित है। आप केवल इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य जो है वो यही है, ठीक है। 7 लाख याद रखना है आपको, 7 लाख,
है ना, प्रतिशत याद रखना है 4.7%। ठीक है, बुरहानपुर और खंडवा में क्या है, सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, रावण से अपनी उत्पत्ति बताते हैं, राजपूतों से अपनी उत्पत्ति बताते हैं, है ना। और मूला और मुलई का संबंध किस जनजाति से है ना, कहानियों के आधार पर, किंवदंतियों के आधार पर, तो वो है मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति से। ठीक है, चलिए। ठीक है, इनकी उपजातियों की बात करें हम। ठीक है, तो उपजातियों से लगातार प्रश्न बनते रहे हैं पीएससी में, तो यहाँ भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, इनकी जो प्रमुख उपजातियां हैं, तो पहले तो इनके नाम याद रख लीजिए आप। ठीक है, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण उपजाति है, जैसे बावरिया, ठीक है, दुलारिया, है ना, जो रिया रिया वाले हैं उनको एक साथ याद रख सकते हैं आप। ठीक है, दुलारिया, बावरिया, बंदोरिया, है ना, बोबाई, मवाशी और पोथारिया, रूमा, इनको अलग से याद रख सकते हैं। जो रिया रिया वाले एक साथ याद रख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे, ठीक है, दुलारिया है, ठीक है, दुलारिया है, बंदोरिया है, बाबई है। ठीक है, दुलारिया, बंदोरिया, ठीक है, बाबरिया। ठीक है, तो इस तरह से जो रिया रिया है, ठीक है, इनको एक साथ याद रख सकते हैं आप, है ना, ये रिया रिया जैसा लग रहा होगा आपको। दुलारिया, बावरिया, बंदोरिया, तो पूछा जा सकता है कि दुलारिया मध्य प्रदेश की किस जनजाति की उपजाति है, बताइए, है ना। या इनमें से कौन सी जनजाति, अ, इनमें से कौन सी उपजाति कोरकू जनजाति की नहीं है, वो बताइए, है ना। तो इनको एक साथ क्रम से याद रखिए, दुलारिया, बावरिया, बंदोरिया, है ना। और इसके अलावा बोबई, मावासी, रूमा, पोथारिया, कोरकू, है ना, पोथारिया। ठीक है, तो कैसे भी अब तो इनको रट्टा मानना पड़ेगा, कोई याद करने का कोई दूसरा वो नहीं है ना, तरीका। ठीक है, रूमा कौन है, तो रूमा ऐसे कोरकू हैं जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, रूमा कौन से कोरकू हैं, ठीक है, जो दक्षिणी मध्य प्रदेश में है ना, या मध्य प्रदेश के जो दक्षिण में महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, वहाँ पर पाए जाने वाले कोरकू हैं। ठीक है, पोथारिया कोरकू कौन है या पोताड़िया कोरकू कौन है, तो ये सामान्य कोरकू है। ठीक है, इनको अपन आगे यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दुलारिया है, बाबरिया, बंदोरिया। बाबरिया है जो बैतूल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, बंदोरिया है जो पचमढ़ी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना कभी डीप में प्रश्न नहीं बनेगा, ये पचमढ़ी लिखा है ना, कि पचमढ़ी वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले कोरकुओं को क्या कहा जाता है। ठीक है, आप केवल इनकी उपजातियों को याद रखिए, बाबरिया, बंदोरिया, ठीक है, दुलारिया, बोबाई, मवाशी, रूमा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, या महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाए जाने, इनमें से कौन से जो कोरकू है मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, तो रूमा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, महादेव पर्वत वाले क्षेत्र में निवास करने वाले कोरकुओं को किस नाम से जाना जाता है, तो बंदोरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा है संपत्ति के आधार पर कोरकू। तो संपत्ति के आधार पर दो प्रकार के कोरकू हैं, एक तो है राजकोरकू, दूसरा है पोथाड़िया कोरकू या पोथारिया कोरकू। तो राजकोरकू ऐसे कोरकू हैं जिनके पास क्या है, भूमि है, संपत्ति है और संसाधन है। ठीक है, तो नाम से ही उनके स्पष्ट है, राज कोरकू, या ठीक है, या भूस्वामी, है ना, वो समझ में ही आ रहा है उनके नाम से। ठीक है, तो राज कोरकू कैसे कोरकू हैं, जिनके पास संपत्ति है, संसाधन है ना, और भूमि स्वामी वर्ग रहे हैं, तो ऐसे कोरकुओं को कहा जाता है राज कोरकू। ठीक है, दूसरा कोरकू कौन से हैं, तो पोथारिया कोरकू, जो सामान्य कोरकू हैं, है ना, तो उनको क्या है, पोथारिया कोरकू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है कोरकू जनजाति का गोत्र। ठीक है, क्या है, मोर है ना। तो इनमें जो टोटम वगैरह चलता है, टोटम वाला, टोटम बाद वगैरह, है ना, तो उसके अनुसार इनका जो गोत्र है वो क्या है, मोर, है ना। तो ये मोर की क्या है, उपासक है, और इनका जो प्रतीकात्मक चिन्ह है वह क्या है, मोर है ना। हर जनजाति एक ना एक प्रतीक चिन्ह का क्या है, पूजन करती है, पूज्य मानती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बैगा जनजाति जो है साल वृक्ष को पवित्र मानती है, पूजा करती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारी जो कोरकू जनजाति है वह, ठीक है, मोर की पूजा करती है ना। और इनका जो टोटम है वो मोर वगैरह है ना। चलिए, सामाजिक संगठन की बात करें तो सामाजिक संगठन में हमको देखना है इनकी पंचायत को, पंचायत का कोई नाम नहीं है वैसे यहाँ पे, है ना। पंचायत के मुखिया हैं, तो पंचायत के मुखिया को पटेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पटेल कौन है, इनकी पंचायत के मुखिया है। ठीक है, दूसरा है महाजन, तो पटेल के बाद दूसरे प्रमुख व्यक्ति, ठीक है, द्वितीय प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, तो पहला आप पटेल जरूर याद रखिएगा, है ना। पटेल कौन है, तो जो कोरकू जनजाति की पंचायत के मुखिया हैं उनको पटेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने बहुत सारी जनजातियां पढ़ी हैं, जैसे भील जनजाति की पंचायत के मुखिया को हम किस नाम से जान रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, जो हमारी भील जनजाति है, ठीक है, भील जनजाति की पंचायत के मुखिया को बोल रहे थे हम गमेती।
ठीक है, गौंड जनजाति की जो पंचायत के मुखिया हैं उसको बोल रहे थे मुकद्दम। ठीक है, मुकद्दम है, गोटिया बोल रहे थे, गोटिया, माझी, ठीक है, देशमुख, ठीक है, इस तरह के नाम आ रहे थे। और जो हमारी भारिया जनजाति थी, भारिया के मुखिया को बोल रहे थे पटेल। ठीक है, शहरिया जनजाति है, शहरिया के मुखिया को भी बोल रहे थे खुटिया पटेल, खुटिया पटेल। ठीक है, आज हमने पढ़ा कोरकू। तो कोरकू जनजाति के मुखिया भी कौन हैं? तो आपके वो हैं पटेल। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी बैगा जनजाति है, गौड़ की उपजाति है बैगा, तो बैगा की जनजाति के मुखिया को भी क्या कहा जाता है? मुकद्दम या गोटिया के नाम से जाना जाता है। और जो हमारी कोल जनजाति है, तो कोल जनजाति की पंचायत के मुखिया को भी मुकद्दम या गोटिया, माझी या देशमुख, है ना, या महतो, है ना, या चौधरी, इस तरह के नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, चौधरी का काम कितने पटेल यहाँ पे हो चुके हैं, पंचायत के मुखिया हैं, महाजन इनकी सहायता के लिए हैं। चौधरी कौन है? तो गांव में जो सूचनाएं देने का काम करते हैं। ठीक है, मुकरी क्या है? गांव में नाचने गाने की व्यवस्था करते हैं। तो इतने ये महत्वपूर्ण नहीं है, शुरुआत के दो जरूर याद रख लेना आप, तीन। ठीक है, चलिए। कोरकू जनजाति पड़ियार। ठीक है, एक व्यक्ति याद रखिए आप, पड़ियार, है ना। पड़ियार कौन है? तो पड़ियार अति विशिष्ट और सम्मानित व्यक्ति हैं। ठीक है, पड़ियार कौन है? तो जो जादू टोना तंत्र मंत्र का काम जानते हैं, है ना। कोरकू जनजाति में जो जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या को जानते हैं, है ना, उसमें निपुण होते हैं। और ठीक है, अति विशिष्ट और सम्मानित व्यक्ति हैं। तो पड़ियार भी याद रखिए आप, चार नाम याद रखना है आपको। पहला तो पटेल, पटेल मुखिया हैं। और पटेल की सहायता के लिए एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है महाजन। चौधरी कौन है? तो गांव में सूचनाएं देने का कार्य करते हैं, है ना। और पड़ियार कौन है? तो गांव के अति विशिष्ट और सम्मानित व्यक्ति हैं जिनको जादू टोना और तंत्र मंत्र विद्या, ठीक है, जैसी चीजें आती हैं उसमें निपुण हैं, पारंगत हैं। ठीक है, अगला है इनका निवास। ठीक है, तो इनके निवास को किस नाम से जाना जाता है? तो निवास को बोला जाता है ढाना के नाम से। ठीक है, कल हमने पढ़ा था भारिया जनजाति, तो भारिया के निवास को भी ढाना के नाम से जाना जा रहा था। ठीक है, बैगा जनजाति के निवास को पूर्वा के नाम से जाना जा रहा था। ठीक है, कोल जनजाति के निवास को कोलेन टोला के नाम से जाना जा रहा था। गौड़ जनजाति के निवास को टोला के नाम से जाना जा रहा था। ठीक है, तो उस तरह के नाम आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो याद रखिए आप, हमारी जो, ठीक है, निवास लिखा हुआ है ये, है ना, निवास। ठीक है, ढाना क्या है? तो ढाना हमारी जो कोरकू जनजाति है उसके निवास को ढाना के नाम से जाना जाता है ना, या उसकी बसाहट, है ना। बसाहट का मतलब है कि उनके ऐसे घर बने हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, ऐसे क्रमवार, ठीक है, घर बने हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे घर बना दो आप। ठीक है, अब यहाँ से घुसने का रास्ता हो गया, ये आपस में घर बने हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जब बहुत सारे घर बना देंगे हम, तो इसको क्या बोलेंगे? ढाना के नाम से जाना जाएगा इसको। ठीक है, ये अंदर जाने की जगह है और बाहर निकलने का है। ठीक है, बीच में ऐसा आंगन होता है। ठीक है, पेय, इनका जो प्रमुख पेय है उसको क्या बोलते हैं? तो महुए से बनी हुई शराब, ठीक है, जिसको सीडू कहते हैं। ठीक है, तो सीडू क्या है? तो महुए से बनी हुई शराब है। ठीक है, जो इनका प्रमुख पेय है। ठीक है, यहीं पे हम एक दो चीज़ें और आपको बता दें। ठीक है, हमने जो बैगा जनजाति पढ़ा था पीछे, तो अलग अलग जनजातियों में जो महुए से बनी हुई शराब है, ठीक है, महुआ, महुए से बनी हुई शराब है जो, ठीक है, उसमें जो अलग अलग जनजाति हैं, जैसे कोरकू जनजाति है, कोरकू, तो कोरकू जनजाति की शराब को कहते हैं सीडू। ठीक है, हमारी जो बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति में महुए से बनी हुई शराब को कहा जाता है मंद। ठीक है, मंद या मड। ठीक है, और जो कोल जनजाति है, तो कोल में कहा जाता है मदाइन। ठीक है, मदाइन। ठीक है, तो यह तीन नाम आपको देखने को मिलेंगे, सीडू, मंद और मदाइन। ठीक है, तो कोरकू में जो महुए से बनी हुई शराब है उसको सीडू, बैगा जनजाति में जो महुए से बनी हुई शराब है उसको मंद, और कोल जनजाति द्वारा उसी को मदाइन, ठीक है, नाम से जाना जाता है। तो मदाइन क्या है, ये शब्द पूछा जा सकता है ना, कि मदाइन शब्द का संबंध किस चीज़ से है ना, या किस जनजाति से है ना। किस चीज़ से बनी हुई शराब को मदाइन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, चावल से बनी हुई शराब है, ठीक है, महुए से बनी हुई शराब है, ताड़ से बनी हुई शराब है, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कथन के रूप में।
तो याद रखिए आप। ठीक है, इनके भोजन की बात करें तो शाकाहार और ठीक है मांसाहार दोनों तरह का क्या है ये भोजन करते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी जनजातियों को पढ़ा है सभी में शाकाहार और मांसाहार ठीक है दोनों को यहाँ पर देखा जाता है ना, दोनों तरह के भोजन चलते हैं। ठीक है, बात करें इनकी विवाह संस्कार की, है ना, यह जो सामाजिक परंपराएं हैं उनमें विवाह संस्कार तो लमशेना या लमझाना, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, जो हमारी कोरकू जनजाति है इसमें लमशेना, इसी को कहते हैं लमझाना। ठीक है, दो तरह का नाम से जाना जाता है, इसी को सेवा विवाह के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें क्या होता है, जो दामाद है वो लड़की के घर जाकर ठीक है कुछ समय तक रहता है, वो अपनी सेवाएं देता है। ठीक है, जब उनके ससुर को ऐसा लगता है कि ये लड़का जो है हमारी लड़की का ख्याल रखने के लिए ठीक ठाक है, तैयार मतलब अब परिपक्व हो चुका है, ठीक है, तो फिर उसको क्या है सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था को, ऐसे विवाह को लमशेना या लमझाना विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने इस विवाह को बैगा जनजाति में और गोंड जनजाति में भी पढ़ा था। ठीक है, लमझाना वही है, ये ससुराल में सेवा देता है। ठीक है, अगला है राजी बाजी विवाह है। ठीक है, तो राजी बाजी जो विवाह है यह क्या है, प्रेम विवाह है। ठीक है, जिसमें युवक और युक्ति है ना, वर और वधु जो है आपस में अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं। तो ऐसे विवाह को किस नाम से जाना जाता है, राजी बाजी विवाह, प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चिथौरा क्या है, तो चिथौरा में क्या होता है, ठीक है, भांजगड़िया हमने पढ़ा था एक, उस तो क्या बोलते हैं, ठीक है, भील जनजाति में पढ़ा था एक, है ना, तो भांजगड़िया था एक मध्यस्थ करने वाला। तो चिथौरा, यहाँ पे एक चिथौरा एक शब्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है चिथौरा। ठीक है, चिथौरा भी बड़ा इसमें क्या है फेमस विवाह है, चिथौरा विवाह है। ठीक है, चिथौरा विवाह में क्या होगा, जो चिथौरा शब्द है, चिथौरा शब्द प्रयोग किया जाता है एक मध्यस्थ व्यक्ति के लिए। ठीक है, मध्यस्थ व्यक्ति कौन है, ठीक है, तो ये मान लो आप, ठीक है, ये लड़का है, ठीक है, ये लड़का है और ये है लड़की वाले फीमेल। ठीक है, ये बाल बने हुए हैं इनके। ठीक है, तो इन दोनों का अगर रिश्ता तय कराना है तो बीच में एक व्यक्ति चाहिए रहेगा ना। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है चिथौरा। ठीक है, बीच में जो मध्यस्थता करने का काम करता है, जो ठीक है दोनों पार्टियों को मिलाएगा, है ना, और शादी तय कराएगा, उसको कहा जाएगा चिथौरा। तो चिथौरा विवाह का बहुत ज़्यादा प्रचलन आपको देखने को मिलेगा हमारी मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति में, है ना। इसी तरह की एक व्यवस्था हमने देखी थी भील जनजाति में, जिसको भांजगड़िया बोल रहे थे हम। तो भांजगड़िया का काम भी वही था, है ना, कि दो गांव में अलग अलग जो लोग रहते हैं या जो वर पक्ष और वधु पक्ष है, उनके बीच में जो भी असहमति है उसको खत्म करना और ठीक है संबंध को तय करना, ठीक है, विवाह संपन्न कराना, उस तरह की चीज़ें। ठीक है, और हट विवाह है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने जैसे देखा था घुसपैठिया विवाह है। ठीक है, तो उसी तरह का विवाह है जिसमें जो लड़की है वो लड़के के यहाँ जाकर रहने लग जाएगी और विवाह करा दिया जाएगा। ठीक है, आटो साटो विवाह भी है कोई, है ना। ठीक है, तो ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, चूड़ी प्रथा, विधवा महिलाओं को देवर द्वारा चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। ठीक है, तो पंचों के सामने ठीक है, चूड़ी प्रथा क्या है, तो जिसमें क्या होता है, जो विधवा महिला है उसको पंचों के सामने, है ना, पंचों के समक्ष क्या किया जाता है, चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, है ना। तो एक तरह का विधवा विवाह है ये, है ना। चलिए, ठीक है, मृत्यु संस्कार तो ये क्या है, शिडोली प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मृत्यु संस्कार में एक, ठीक है, मृत्यु संस्कार का ही एक एक परंपरा है शिडोली प्रथा। तो शिडोली प्रथा में क्या होता है, ठीक है, कोरकू जनजाति मृत्यु के समय पितरों की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो कोरकू जनजाति के जो पूर्वज हैं उनको याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उस प्रथा को किस नाम से जाना जाता है, तो सिडोली प्रथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो मरा हुआ व्यक्ति है उसकी स्मृति में हम क्या करते हैं, सागौन की लकड़ी का एक स्तंभ बना देते हैं, है ना। इसको कहा जाता है मांडो या मांडा। तो मांडो या मांडा क्या है, तो मृतक की स्मृति में लकड़ी का बनाया हुआ एक स्तंभ है ना। ठीक है, मरे हुए आदमी के यहाँ एक चबूतरा बना दे रहे थे हम कहीं पे, है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लकड़ी का, सागौन की लकड़ी का एक स्तंभ बना दे रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, मांडा या मांडो। ठीक है, तो मांडो प्रथा या मांडो परंपरा का संबंध है, ठीक है, मृत्यु संस्कार से। ठीक है, चलिए, ठीक है, इनकी जो हमारी कोरकू जनजाति है इनके द्वारा कौन कौन से डांस किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे फेमस डांस है वो है चटकोरा डांस। ठीक है, चटकोरा, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कोरकू जनजाति का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो डांस है वो है चटकोरा। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख डांस है वो है खम्बश्वांग।
ठीक है। खम्बशांग जो डांस होता है उसमें जो मेघनाथ स्तंभ है उसके चारों तरफ अ, ठीक है, घूम घूम कर डांस किया जाता है, तो उसको कहा जाता है खम्बशांग। ठीक है, कोरकू जनजाति के बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं, देखिए आप। ठीक है, चटकोरा डांस की फोटो लगी हुई है ना, और ये महिलाएं हैं जो कुछ और भी नृत्य कर रही हैं। ठीक है, तो चटकोरा याद रखिए आप, खम्ब स्वांग याद रखिए। ठीक है, और ये निमाड़ क्षेत्र वाले डांस है, जैसे कुछ जैसे थापटी है, तो ये निमाड़ वाले क्षेत्र में होने वाला डांस है। ठीक है, ये भी कोरकू करती है। डंडा नाच, ये भी कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी निमाड़ क्षेत्र का डांस है। फांथिया, ये भी निमाड़ क्षेत्र का डांस है और ये भी कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गादली, ठीक है, चिल्ली, चिल्लूड़ी, ठीक है, चाचड़ी। ठीक है, तो चिल्लूड़ी चाचड़ी इसको एक साथ याद रखना। डंडा ठांठिया, है ना, और थापटी। ठीक है, ये ठाठा डाडा या वाले जो है, ठीक है, वो किस क्षेत्र वाले डांस है, तो ये निमाड़ वाले हैं, याद रखिए आप। है ना, ये जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, डंडा डा है, था है, ठीक है, उसमें था है। ठीक है, तो डंडा नाच, ठांठिया, थापटी, ये निमाड़ क्षेत्र के डांस है ना, ये कोरकू जनजाति भी करती है क्योंकि निमाड़ वाले क्षेत्र में भी पाई जा रही है। इसके अलावा गादली है, चिल्लूड़ी है, चाचड़ी है, चटकोरा और खम्बश्वांग है। ठीक है, तो ये जो है कोरकू जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, ऊपर वाले तो कई बार परीक्षाओं में आए हैं, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा डांस है जो कोरकू जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इनको एक बार मोटी मोटी, ठीक है, नज़रों के सामने से आपके निकलना जरूरी है। ठीक है, चलिए, अब है इनके कुछ पर्व एवं उत्सव। ठीक है, तो पहला जो है गुड़ी पड़वा, है ना, तो निमाड़ वाले क्षेत्र में और हमारे मालवा वाले क्षेत्र में ठीक है, बहुत ही फेमस त्योहार है। ठीक है, गुड़ी पड़वा। ठीक है, जो चैत्र के महीने में नव वर्ष का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए आप, गुड़ी पड़वा। ठीक है, चैत्र माह का क्या है, त्योहार है। ठीक है, गुड़ी पड़वा क्या है, तो यह चैत्र माह का त्योहार है। ठीक है, जो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जिरौती, तो ये सावन के महीने में, ठीक है, हरियाली अमावस्या को मनाया जाता है। आखा तीज भी चैत्र के महीने में। पोला, इसमें बैलों की पूजा की जाती है। डोडावली, ये जेठ के महीने में मनाया जाता है। सिडोली पर्व, ठीक है, पूर्वजों की याद में, हमने पीछे पढ़ा था, है ना, सिडोली। ठीक है, तो याद रखिए अब निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख क्या हैं, ये उत्सव और त्योहार हैं जो कोरकू जनजाति द्वारा, ठीक है, किए जाते हैं। ठीक है, ये कोरकू वाले कुछ डांस वगैरह भी इसमें बता दिए हैं जो त्योहारों पे होते हैं। तो सिडोली हमने पीछे ही पढ़ लिया था, डोंडावली भी, ठीक है, याद रखिए आप। पोला में बैलों की पूजा की जाती है। आखा तीज, ठीक है, चैत्र के महीने में। जिरौती, सावन के महीने में। गुड़ी पड़वा, चैत्र के महीने में। ठीक है, नव वर्ष के आगमन पर मनाया जाने वाला, ठीक है, उत्सव त्योहार है। ठीक है, अब इसकी जो कुछ चीज़ें और बचती हैं जिसमें जो हमारी बैगा जनजाति की धार्मिक कुछ पक्ष बचा हुआ है, धार्मिक जीवन है ना, तो हम पीछे देख लें एक बार। है ना, धार्मिक जीवन में हमको याद रखना है इनके प्रमुख देवता के बारे में। ठीक है, तो जो सबसे प्रमुख देवता है हमारे कोरकू जनजाति के, है ना, वो कौन है, वो है रावण। ठीक है, तो कोरकू जनजाति के जो सर्व प्रमुख देवता हैं वो है रावण, है ना, या रावण से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं, है ना, और मेघनाथ की भी ये पूजा करते हैं, है ना। रावण से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, उनके जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है। ठीक है, एक देवता का नाम आपको बताना है, तो वो है मेघनाथ। ठीक है, मेघनाथ। ठीक है, रावण से अपनी उत्पत्ति बताते हैं, है ना, तो रावण की भी पूजा करते हैं, मेघनाथ की भी पूजा करते हैं। रावण की पूजा होली के अवसर पर की जाती है। मेघनाथ की पूजा दशहरे के अवसर पर की जाती है। ठीक है, एक देव है खनेरा देव। ठीक है, खनेरा। ठीक है, तो खनेरा जो है बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता है। ठीक है, बैगा जनजाति में, ठीक है, बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता कौन है, खनेरा देव। ठीक है, अगले देवता है खेड़ा देव। तो खेड़ा जो है पशु पक्षियों के देवता है। है ना, खेत खेत में जो फसल वगैरह होती है उसकी रक्षा करने वाले देवता है। तो खनेरा कौन है, बीमारियों से रक्षा करने वाले। खेड़ा कौन है, तो गांव खेड़ा बोला जाता है, तो गांव में क्या होती है, फसल होती है और जानवर होते हैं, है ना, तो जानवरों की रक्षा करने वाले देवता है और खेतों की रक्षा करने वाले देवता है। ठीक है, प्रमुख देवता कौन है, तो वो है इनके मेघनाथ। है ना, मेघनाथ की पूजा कब की जाती है, दशहरे के अवसर पर। और रावण की भी पूजा करते हैं कब, तो ये होली के अवसर पर। ठीक है, किलार मुठवा, ये भी देवता हैं जो गांव वालों की विभिन्न विपत्तियों से रक्षा करते हैं। ठीक है, किलार मुठवा कौन है, तो ये भी इनके देवता हैं जो गांव वालों की विभिन्न तरह की जो विपत्तियां हैं उनसे रक्षा करते हैं। ठीक है, और है महादेव। ठीक है, तो महादेव को हमने बताया था, महादेव को ये क्या मानते हैं, तो महादेव को ये सृष्टि के निर्माता मानते हैं, जिनने दो व्यक्तियों को बनाया था, मूला और, ठीक है, मुलई। ठीक है, जिन्हीं की जो पूरी जो आपको संतानें हैं, जो मानव हैं, वो इन्हीं की संतानें हैं। ऐसी इनमें क्या है, कथा का प्रचलन है
है ना। तो महादेव को भी क्या है, ये महादेव की भी उपासना करते हैं। ठीक है, इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो इनके द्वारा जो झूम कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बदलवा कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बदलवा क्या है? हमारी कोरकू जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है, झूम कृषि है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना। तो उसको किस नाम से जाना जा रहा है? बदलवा के नाम से। और क्या है? कोरकू भाग्या, है ना। कोरकू भाग्या क्या है? तो ये कोई भागा हुआ व्यक्ति नहीं है। ये कौन है? कोरकू जनजाति के जो कृषि मजदूर हैं, जो दूसरों के यहाँ जाकर खेतों में काम करते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? कोरकू भाग्या। जैसे आपने देखा था पोथारिया कोरकू, जो सामान्य कोरकू थे, है ना, जिनके पास भूमि नहीं है, या भूमि है तो बहुत कम भूमि है ना, कृषक मजदूर जैसे हैं, तो उनको किस नाम से जाना जा रहा है? कोरकू भाग्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ अन्य तथ्य भी हैं, जैसे कोरकू जनजाति का जो सामुदायिक रेडियो केंद्र है वो कहाँ पे है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा में है। ठीक है, याद रखिए आप, बहुत आईएमपी है ये, है ना। और महुए से बनी हुई शराब को सीडू के नाम से, ठीक है, जाना जाता है कोरकू जनजाति में। ठीक है, साथ ही हमने जाना था बैगा जनजाति में, ठीक है, मंद के नाम से, और कोल जनजाति में मदाइन के नाम से जाना जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी कोरकू जनजाति है वो कंप्लीट होती है ना। और अगले वीडियो में हम जानने का, अगली जो क्लास है उसमें जानने का प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश के जनजातियों से संबंधित, या भारत की जनजातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद।